हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है, उसमें फर्स्ट पेपर में जनरल साइंस के जो 5 क्वेश्चन आते हैं, उन पाँचों प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल जो हैं, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल सोडा क्लासेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, फर्स्ट ग्रेड के तमाम एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर 2024 फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के एस्पिरेंट हैं और आप जनरल साइंस के 5 प्रश्नों को सही करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को रजिस्टर करके और हमारे रिकॉर्डेड और लाइव क्लास के साथ, लाइव बैच के साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि आपके विज्ञान विषय को हम लोग और अच्छा, मजबूत और बढ़िया करते हुए आगे बढ़ सकें। तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2018 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के 5 क्वेश्चनों की, जो कि 3 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे, हम सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल, कॉमन और बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, देखो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है ना। परमाणुकता एक किस तत्व की है, थोड़ा सा ये आप लोगों से मैं बता देता हूँ। परमाणुकता, हालांकि ये जो है परमाणु टॉपिक की पहली क्लास का ही डिस्कशन है। ये हम लोग जब परमाणु टॉपिक पढ़ते हैं तो परमाणु की पहली क्लास को जब डिस्कस करते हैं, तभी ये बात हमारे सामने आ जाती है कि जो परमाणु होते हैं वो प्रकृति में अस्थायी होते हैं। परमाणु कभी प्रकृति में स्थायी नहीं होते। परमाणु अस्थायी होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अणु बनाकर प्रकृति में स्थायी होते हैं, उनको हम परमाणु बोलते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जिनके परमाणु ही प्रकृति में स्थायी हैं, अर्थात उनको अणु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें दोस्तों, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सल्फर है सबसे पहले, तो सल्फर एकल परमाणु को नहीं होता, ये तो उल्टा बहुपरमाणु को होता है। यानी सल्फर तो कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये तो बहुपरमाणु को होता है। यानी सल्फर किस रूप में पाया जाता है, तो सल्फर तो S6 और S8 के रूप में देखा जाता है। सट परमाणु है ना, हेक्सा एटमिक, ऑक्टा एटमिक, यानी कि S8 के रूप में पाया जाता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, यानी कि क्लोरीन की चर्चा मैं करूं, ठीक है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है ना, ये द्विपरमाणु होता है। क्लोरीन कैसा होता है, द्विपरमाणु का एलिमेंट होता है। यानी क्लोरीन अपने समान दूसरे क्लोरीन से जुड़ जाता है सिंगल बंध बनाकर, और ऐसे Cl2 का रूप धारण कर लेता है। क्लोरीन द्विपरमाणु होता है, हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब द्विपरमाणु होते हैं। अर्थात क्लोरीन अपने समान दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़कर अपने बाह्य कोश में अष्टक विन्यास प्राप्त करके और प्रकृति में अपना अस्तित्व स्थापित करता है। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन द्विपरमाणु होता है। यह इस तरीके से Cl2 के रूप में पाया जाता है। जबकि अगर मैं आप लोगों से दोस्तों आर्गन की बात करूं, तो आर्गन एक अक्रिय गैस तत्व है। ऑर्गन कैसा तत्व है, तो यह एक अक्रिय गैस तत्व है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस तत्व है, ठीक है ना। अक्रिय गैस तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कक्षाएं पूर्ण पूरित होती हैं, है ना। इनकी विशेषता है कि इनकी पूर्ण पूरित कक्षाएं होती हैं। पूर्ण पूरित कक्षाएं यानी इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जितने आने चाहिए उतने आ चुके हैं। न तो इनको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जरूरत है, न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जरूरत है। तो ऑर्गन ऐसा तत्व है, न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। न तो इलेक्ट्रॉन त्याग और न ही ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करना दोनों ही इनके अंदर नहीं देखा जाता। अर्थात इनकी जो संयोजकता होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। इनकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, शून्य, जीरो। अर्थात ये किसी से जुड़ते नहीं है, और जुड़ते नहीं है इसका मतलब ये एकल परमाणु रूप में रहते हैं, अर्थात परमाणु रूप में अस्तित्व में रहते, कभी अणु नहीं बनाते। एकल परमाणु होते हैं, अर्थात परमाणु रूप में अस्तित्व में रहते हैं, कभी अणु नहीं बनाते। एग्जाम्पल कौन कौन से तत्व ऐसे हैं, तो हीलियम ऐसा ही तत्व है, परमाणु रूप में रहता है। हीलियम के साथ साथ नियोन ऐसा ही तत्व है, नियोन। नियोन के साथ साथ ऑर्गन भी ऐसा ही तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ये 6 अक्रिय गैसें ऐसे तत्व हैं जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में आती हैं। ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में आती है, 18वें वर्ग में।
है ना, आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में आते हैं ये तत्व, और ये प्रकृति में एकल परमाणु ग्रुप में रहते हैं, कभी न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जबकि ऑक्सीजन की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो ये O2 रूप में पाई जाती है, अर्थात द्विपरमाणु ग्रुप में पाई जाती है। ये दूसरी ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध बना के जुड़ती हैं और डाई एटॉमिक रूप अर्थात द्विपरमाणु के रूप में प्रकृति में अस्तित्व स्थापित करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास के कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल जो इसका है वो है 9th क्लास, और 9th क्लास के कठिनाई स्तर से इस प्रश्न को पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न भविष्य में किसी अन्य भर्ती परीक्षा में भी आने संभावित हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस का, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन फ्री का नंबर है हमारे लिए। रासायनिक अभिक्रिया देखते ही हमारे पास ये प्रश्न हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है ये। इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक है सोडियम सल्फेट, और इसकी अभिक्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो परिणाम देते हैं हमें बेरियम सल्फेट का, और प्लस ये परिणाम देते हैं हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है ना, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। जब हमारे पास दो पूरे के पूरे यौगिक हों, दो पूरे के पूरे यौगिक हों, तो उनके मध्य हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। यानी कि अगर सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करता है तो बेरियम सोडियम की जगह ले लेता है, और इस तरीके से ये एक श्वेत अवक्षेप की हमें प्राप्ति भी होती है। ये अवक्षेप है एक एविले अवक्षेप, एक एविले परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, ये अवक्षेप का रूप है, अवक्षेप बनता है इसमें बेरियम सल्फेट का, इसलिए मैंने तीर का निशान नीचे की तरफ बनाया है, अर्थात ये जम जाता है, एक एविले परत बना देता है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं में जिनमें अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में आप ऐसा न देखें, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन और बताता हूं, एक फॉर्मूला हो कोई, जैसे मान लो एक फॉर्मूला है, अकेला कोई तत्व हो, जैसे अकेला तत्व है, तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ जुड़ेगा लाइक दिस, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन मुक्त हो गया, जबकि यहाँ सोडियम बेरियम को हटा रहा है, बेरियम सोडियम की जगह जा रहा है। एक यौगिक हो, एक अकेला तत्व हो, विस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिक हो, अकेला कोई तत्व नहीं हो, इट मींस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। फ्री और फोकट का नंबर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। संयोजन का मतलब तो ये होता है कि दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना दे, वो संयोजन होता है। अपघटन का मतलब ये होता है कि एक अभिकारक है और वो टूटकर दो उत्पाद बना दे, वो अपघटन होता है ना। अपचयन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऐसा इसमें कोई घटक देखने को नहीं मिल रहा उसमें, तो वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, न कोई कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है, सिर्फ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। और इस आधार पर हम इस प्रश्न को सही कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा प्रश्न आता है। क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है संवेग का ऐसा ही मात्रक बताओ। किसका ऐसा ही मात्रक हमसे डिस्कस कर रहा है ये, संवेग का। सबसे पहली बात है कि हमें संवेग को समझना है। संवेग है क्या, व्हाट इज मोमेंटम, संवेग क्या है दोस्तों, इसको समझना है, थोड़ा सा याद रखो। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो छोटी सी एक परिभाषा लिखवा देता हूं मैं आपको। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों संवेग कहते हैं। द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग के नाम से जाना जाता है। यानी कि संवेग जो है ना, वो क्या है, द्रव्यमान गुणा में क्या है, वेग है। संवेग को हम P से शो करते हैं और द्रव्यमान को हम M से शो करते हैं, वेग को हम V से शो करते हैं। P के ऊपर हम वेक्टर का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि संवेग एक वेक्टर जो है राशि है, संवेग एक
सदिश राशि है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ इसको आगे और बढ़ाऊं तो हम पढ़ेंगे कि जो द्रव्यमान होता है ना, इसका मात्रक जो होता है वो होता है जी किलोग्राम, और जो वेग होता है ना, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, आप वेग को मीटर प्रति सेकंड से ही तो डिकोड करते हैं। यानी कि जो संवेग है उसका मात्रक क्या है, देखो अब m फॉर मास, मास यानी कि किलोग्राम, द्रव्यमान। अब यहां पर तो मैं लिख दूंगा किलोग्राम। वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो मैं लिखूंगा मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपको कहां मिलेगा, पहले ऑप्शन में ये रहा। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे मान लो कोई साइकिल है जिसका वजन 50 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है। अगर एक 70 किलोग्राम की साइकिल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसका संवेग कितना होगा, तो 70 गुणा 2 यानी कि 140 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड उसका संवेग हो जाएगा। समझे ना मेरी बात, ऐसे बात होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है ना। बल गति वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित है ये छोटा सा क्वेश्चन, और मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अगले क्वेश्चन के ऊपर जो है मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है किससे, तो देखिए अपने बात करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है पिता, एक तरफ क्या है माता, ठीक है ना। पिता जो होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, माता जो होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। सबसे पहले इसमें जब गुणसूत्रों का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये बन जाता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। इनको अपने बोलते हैं क्या, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना। और महिला जो है ना, इसमें क्या होते हैं, आधे करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, अंडाणु बनाएंगे, तो 22 प्लस एक्स और दूसरे वाला भी क्या बनेगा 22 प्लस एक्स। इनको अपने क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का जब आपस में फ्यूजन होता है तभी इनसे क्या बन जाता है, इनसे बन जाता है शिशु यानी कि भ्रूण। बात यह है कि अगर हम बालिका यानी कि पुत्री की बात करें तो पुत्री में गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। ऐसा हमें कब प्राप्त होगा, ऐसा हमें तब प्राप्त होगा जब एक हमारे पास शुक्राणु और एक अंडाणु का क्रॉस हो। अंडाणु तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होता है, 22 प्लस एक्स। अब 22 प्लस एक्स के साथ ऐसा क्या जोड़ें कि 44 एक्स बने, तो शुक्राणु भी 22 एक्स वाले ही देखेंगे ना, 22 प्लस एक्स वाला ही। अब जब 22 एक्स शुक्राणु और 22 एक्स अंडाणु दोनों जुड़ेंगे तभी तो पुत्री होगी। तो एक्स गुणसूत्र किससे आ रहा है, शुक्राणु से और अंडाणु से। शुक्राणु किससे आ रहा है, पिता से। अंडाणु किससे आ रहा है, माता से। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है वो, कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती है, केवल अपने पिता से नहीं, पिता और माता दोनों से, अपने माता अपने पिता दोनों से, सी ऑप्शन, ठीक है। बड़ा साधारण प्रश्न है। इस प्रश्न का कठिनाई स्तर भी आपको 10वीं क्लास के आधार पर मिलेगा। 10th क्लास ओनली इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, और इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते थे। अब हमारे सामने एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये बायोटेक्नोलॉजी के करीब क्वेश्चन है ना, तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, और एक ही लाइन में ये हमारा हल हो जाने लायक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है ये शरीर के किस भाग में देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, इसका नाम कोलीफॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोलन में पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोलन में होता है इसीलिए इसका नाम कोलीफॉर्म पड़ा है। और कोलन किसको बोलते हैं, अपने आंत को बोलते हैं दोस्तों, बस हो गया खत्म। और आप यहाँ देखो कि कोलीफॉर्म बिकॉज ऑफ कोलन, और आंत कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन में, क्योंकि आंत को अंग्रेजी में हम कोलन कह सकते हैं। वैसे तो इंटेस्टाइन होता है लेकिन वैसे हम कोलन इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से हम इस प्रश्न के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इस क्लास के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट के पास हमारी जानकारी पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप 2024 भर्ती परीक्षा के प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में 5 विज्ञान के सामान्य प्रश्नों पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आज ही एप्लीकेशन को रजिस्टर कीजिए और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और दृढ़ बनाइए।
साथ ही अपने अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को पहुंचाएं और अन्य साथियों के साथ भी हमारे कोर्स को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपने ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ सकें और अच्छा फ़ायदा उठा सकें। आज के इस लाइव सेशन में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलेंगे कल एक और नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।